एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पार्क एज ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, एक एक करके जानते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अब इसके लिए प्लांट्स को चाहिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों चाहिए और क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? प्लांट्स यानी कि पत्तियों में, प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उसमें जो धब्बे होते हैं बहुत सारे, वही धब्बा हमारा क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए प्लांट्स को क्लोरोफिल की नीड होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्लांट्स को क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की भी ज़रूरत होती है, जिससे वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल हमें समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और इसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल में यानी उन्हें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें सनलाइट है जहाँ से उसे एनर्जी मिलता है, क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट से पाया जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। एंड वाटर हमें कहाँ से मिलता है, रूट्स से मिल जाता है। ये क्या है, प्लांट्स के रॉ मटेरियल है। अब अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा किस फॉर्म में होता है, कैसे जो है फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसके लिए 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वाटर के, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाते हैं। यही स्प्लिट होने के प्रोसेस को कहते हैं फोटोलाइसिस। यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स के स्प्लिट होने यानी टूटने के प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहते हैं, और इसी से ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो पूछा जा सकता है कि किस प्रोसेस के थ्रू जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है प्लांट्स में, तो फोटोलाइसिस के थ्रू ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है रिडक्शन और ग्लूकोज बन जाता है। ये 4 स्टेप्स है। सबसे पहले क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसी जो सनलाइट लाइट एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में। उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही रिड्यूस होके, कि हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के ग्लूकोज बना देता है। अब इसके इक्वेशन को हम एक एक करके देखते हैं। हमें जो है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें हमने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी चाहिए, और एटमॉस्फेयर से हमें सनलाइट मिल जाएगा, और प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता ही है। तो इसके मदद से वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा और ये क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, C6H12O6 बना देगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस को भी रिलीज करेगा। ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि सनलाइट तो रिक्वायर्ड है एंड क्लोरोफिल भी रिक्वायर्ड है, यही बात यहाँ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्टोमाटा का यहाँ पे क्या रोल है, स्टोमाटा क्या है हमारा यहाँ पे, एक्चुअली स्टोमाटा जो है ना, लीव्स में जो हमारे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में जो टाइनी पोर प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। जैसे मान लो ये लीव्स है, इसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाता है लीव्स के स्टोमाटा के थ्रू, और ऑक्सीजन गैस इसी से बाहर निकलता है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन में एक्सेस वाटर को भी रिलीज इसी स्टोमाटा के थ्रू ही किया जाता है। यही बात लिखा है कि ये टाइनी पोर को ही हम स्टोमाटा कहते हैं, जो लीफ के सरफेस पे अवेलेबल होता है, और ये बहुत सारे होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने में मदद करता है और वाटर को बाहर निकलने में मदद करता है। एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू स्टोमाटा से ही निकलता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस का। इसमें फूड बनते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स है ना, प्रोड्यूस होते हैं फूड प्लांट्स के थ्रू, साथ साथ रिलीज होता है ऑक्सीजन, जो इसेंशियल है रेस्पिरेशन के लिए, ह्यूमंस एज वेल एज जो भी हमारे एनिमल्स है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन के लिए इसेंशियल है। मेंटेन करता है बैलेंस को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एयर में मेंटेन भी किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि उसकी जो है मात्रा को बैलेंस किया जाता है। इसके अलावा क्या हमारा फॉर्म होता है यहाँ पे,
इसके अलावा हमारा फूड चेन को भी ये सस्टेन करके रखता है, क्योंकि फूड चेन का मेन बेस, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है ना हमारा प्लांट्स ही होता है, जितने भी बाकी ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूमर होते हैं। प्रोड्यूस यानी कि अपना खाना खुद से बना सकता है कौन? प्लांट्स। प्लांट्स के अलावा ऐसी कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अपना खाना खुद से बना सकती है। एक हमारा आता है कीमियो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो हमने पढ़ा था, उसमें केमिकल्स की मदद से जो है अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है वो हमारे प्लांट्स ही होते हैं। इसीलिए ये फूड चेन को बहुत अच्छे से क्या करते हैं? बैलेंस करके चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे लाइट की इंटेंसिटी, कि किसी भी प्लांट्स को कितना लाइट एनर्जी चाहिए। हर एक प्लांट्स को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से लाइट की नीड होती है, यानी कि सनलाइट की नीड होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसे 5 to 10% ही सनलाइट चाहिए होता है, और कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मैंगो वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, तो वो आउटडोर प्लांट्स होते हैं और कुछ इंडोर प्लांट्स होते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस कैसे काम करेगा, फास्ट या स्लो, उसकी लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है, वाटर कितना अवेलेबल है, टेम्परेचर कितना है, इन सारे फैक्टर्स पे फोटोसिंथेसिस का जो है फास्ट होना या स्लो होना डिपेंड करता है। अब हम की फीचर्स की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एनसीईआरटी बेस्ड हमारे क्या की फीचर्स होंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जनरली कहाँ पाया जाता है? हमारे जो लीव्स है उसके सरफेस पे जो है जो धब्बे होते हैं बहुत सारे, वो हमारे क्लोरोप्लास्ट ही होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखते हैं तो हमें इस तरीके का डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसको जब हम जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर हमें इस तरीके से प्लेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये इतने सारे दिखाए हुए बट इतने नहीं होते, एक क्लोरोप्लास्ट में 2 ही प्लेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है जिसको हमने जूम करके देखा है। जूम करके देखने के बाद हमें क्या पता चलेगा इसमें कि इसके अंदर जो है ना एक प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है, 2 प्लेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके अंदर कुछ लिक्विड्स भी भरे हुए होते हैं, लिक्विड्स भी भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, प्लेटेड स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्राना। प्लेटेड स्ट्रक्चर को ग्राना कहा जाता है, और एक क्लोरोप्लास्ट में 2 ग्राना होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा लिक्विड है, इस लिक्विड को कहा जाता है स्टोर्मा। स्टोर्मा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को अगर हम जूम करते हैं तो देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पहले डबल मेम्ब्रेन का होता है, उसके बाद इसके अंदर जब देखते हैं तो 2 प्लेटेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कंबाइन में हम क्या कहते हैं? ग्राना। 2 ग्राना होते हैं, और ग्राना के आउट साइड में जो लिक्विड भरे होते हैं उसको हम कहते हैं स्टोर्मा। ठीक है, अच्छा, अब इसी ग्राना के अंदर में हमारा पाया जाता है क्लोरोफिल। इसी ग्राना के अंदर में पाया जाता है हमारा क्लोरोफिल, और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? लीव्स पे। लीव्स के सरफेस पे एक और चीज़ अवेलेबल होता है जो है स्टोमाटा। ये टाइनी पोर्स होते हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे धब्बे होते हैं जो हमें इन जनरल ऊपर से ही थोड़ा थोड़ा दिख जाते हैं, लेकिन स्टोमाटा को हम लोग जो है ऐसे नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप के। ग्लूकोज की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस के बाद C6H12O6 जो बनता है वो ग्लूकोज होता है। फोटोलाइसिस मैंने बताया था कि क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जब स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो उसे ही हम फोटोलाइसिस कहते हैं। ऑक्सीजन गैस फोटोलाइसिस के बाद ही बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड है ना ऑक्सीजन के मात्रा को बैलेंस किया जाता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस थे फोटोसिंथेसिस की, और प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करता है हमने सारे डिटेल से जान लिया। अब बात करते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट्स में। हमें पता है कि गैसेस का एक्सचेंज फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है स्टोमाटा जो है हमारा लीव्स में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है उसके थ्रू हमारा जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये हमारा स्टोमाटा है, और इस स्टोमाटा में हम जो देख रहे हैं ये हमारा क्या? वही टाइनी पोर है। इसी पोर के थ्रू कोई भी गैस अंदर जाता है और कोई भी गैस बाहर निकलता है। जब गैसेस अंदर जाते हैं तो हमारा जो सेल है वो क्या हो जाता है? स्वेल कर जाता है, यानी कि फूल जाता है। ये सेल जो है हमारे फूल जाते हैं,
स्वेल कर जाते हैं जब गैसेस एंटर होते हैं। तो कौन से गैसेस एंटर हो सकते हैं? CO2 गैस एंटर हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एंटर हो सकते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी एंटर हो सकते हैं। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है सेल के अंदर स्टोमाटा के थ्रू जाएंगे तो उसे हम एंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। आपको पता होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है जब अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं उसको हम ओस्मोसिस कहते हैं। जब अंदर जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स तो उसे हम एंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। सिमिलरली जब वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे तो उसे एक्सो ऑस्मोसिस कहेंगे। सेम चीज़ यहाँ भी होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है तो सेल फूल जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो सेल श्रिंक कर जाता है, यानी कि वो सिकुड़ जाता है। जैसे आपने रेजिन्स देखे होंगे, किशमिश, किशमिश जब वो सूखे हुए होते हैं तो उसके सेल्स जो होते हैं क्या, वो सिकुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब वही उसी के अंदर पानी जाता है, उसे जब हम भिगो देते हैं तो उसके अंदर पानी जाता है और वो फूल जाता है। ये दिखाता है हमें कि स्टोमाटा क्या करता है, स्टोमाटा के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, एंडोस्मोसिस होता है, और जब उसी को धूप में सुखा देते हैं तो एक्सोओस्मोसिस हो जाता है और सेल हमारे श्रिंक कर जाते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर जाने पे सेल हमारे स्वेल कर जाते हैं। तो ये हमें बताना चाह रहे हैं कि स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन वाटर का एक्सचेंज होता है। जब अंदर जाएगा तो सेल स्वेल कर जाएगा और बाहर निकलेगा तो श्रिंक कर जाएगा। अब ये जो है स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं हमारे गार्ड सेल्स। ये जो हमारे बीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना राजमा के स्ट्रक्चर के, इसे ही हम कहते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल ही क्या करता है, इसको खींच के रखता है तो ये ओपन होता है, और यही गार्ड सेल जब चिपक जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो स्टोमाटा ओपन होगा या बंद होगा ये डिपेंड करेगा गार्ड सेल पे। तो पूछा जाएगा कि गार्ड सेल ही क्या करते हैं, कौन जो है स्टोमाटा के क्लोजिंग और जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, तो गार्ड सेल करते हैं। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, ज़ीरोफाइट्स किसको कहते हैं, डेजर्ट प्लांट को ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो है ना दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स के पास ऑलरेडी वाटर की कमी होती है, और अगर ये दिन के टाइम अपने स्टोमाटा को ओपन करेंगे तो सारा थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी निकल ही जाएगा, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे क्या से, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये लोग जो है बीच का रास्ता अपनाते हैं। आधा प्रोसेस ये नाइट में कंप्लीट कर लेते हैं और आधा प्रोसेस दिन में कंप्लीट करते हैं। रात में ये लोग क्या करते हैं कि मैलिक एसिड बना के रख लेते हैं, यानी कि इसके पास 3 चीज़ें तो अवेलेबल होती ही हैं। क्या क्या अवेलेबल होती है, वाटर अवेलेबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है एटमोसफेयर से, एंड इसके पास क्लोरोफिल भी अवेलेबल होता ही है। बस सनलाइट नहीं, इन तीनों की मदद से वो मैलिक एसिड इंटरमीडिएट यानी बीच का काम करके रख लेता है। जैसे अगर हमें सुबह स्कूल जाना है और मम्मियों को टिफिन देना है, तो वो रात में, अगर दिन में आलू का परोठा बनाने वाली होती है तो रात में वो मसाला वसाला आटा वाटा गूंद के फ्रिज में रख देती है, और अगले दिन जो है जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है, यानी कि आधा से ज़्यादा काम वो रात में ही करके रख लेती है और सुबह बस उसे प्रिपेयर करना होता है। जस्ट लाइक दैट कि सारा प्रोसेस जो है वो दिन में रात में हो चुका होता है, और मैलिक एसिड वो बना के डेजर्ट प्लांट रख लेते हैं, और सुबह में बस क्या होता है कि जैसे ही सनलाइट मिलता है तो वो उसको क्या करते हैं, उसी जो मैलिक एसिड है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, और इसी के साथ क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट कंप्लीट हो जाता है। बस हमें याद रखना है ये 2 फेज में होता है, रात में वो मैलिक एसिड बना के रखते हैं, और यही मैलिक एसिड सुबह में हमें जब सनलाइट मिल जाता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कंप्लीट फूड को पहले बॉडी के अंदर इंजेस्ट किया जाता है और इंटरनली डाइजेस्ट किया जाता है, यानी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो इसमें हमारे 2 ऑर्गेनिज्म आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। पहला है हमारा एमीबा एंड दूसरा है पैरामीशियम। पहले एमीबा के बारे में जानते हैं। देखिए, एमीबा का ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ना, ये फिंगर, ये टेम्परेरी फिंगर होता है, क्योंकि एमीबा का कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता है। ये जहाँ भी अपने फूड पार्टिकल्स को देखता है, जैसे कि ये इसका फूड पार्टिकल्स है, तो ये क्या करता है, वह वैक्यूल्स बना लेता है, और वैक्यूल्स बना करके इसको बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेता है, और बॉडी के अंदर इंजेस्ट करने के बाद ये क्या करता है, इसको डाइजेशन स्टार्ट करता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, यही जो हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे ही सूडोपोडिया कहा जाता है।
ठीक है। तो टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ एमीबा इज नोन एज सूडोपोडिया, और इसी सूडोपोडिया की मदद से एमीबा मूवमेंट भी करता है और अपने फूड पार्टिकल्स को कैप्चर भी करता है। फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने के लिए वो वैक्यूल्स बनाता है, वैक्यूल्स बना करके क्या करता है, एंजाइम सिक्रीट करके इसको डाइजेशन स्टार्ट करता है, और उसके बाद ये किसी भी पॉइंट से क्या कर सकता है, एक्सक्रीट कर सकता है। इसके एक्सक्रीशन का कोई भी एग्जैक्ट पॉइंट फिक्स्ड नहीं, यानी कि ये कहीं से भी फूड को ऑब्टेन कर सकता है किसी भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से। जहाँ भी ये फूड को देखता है, मान लो सपोज यहाँ पे फूड पार्टिकल्स इसके होंगे, तो ये वाला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये वैक्यूल्स को फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी का हमारा क्या है, इसी को हमें बताना है कैसे कैसे। सबसे पहले जो है एमीबा हमारा क्या करता है, सूडोपोडिया की मदद से टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, और उसके बाद फूड पार्टिकल्स को देखने के बाद वैक्यूल्स फॉर्म करता है। वैक्यूल्स फॉर्म करने के बाद जब उसके टेरिटरी के अंदर में वो आ जाता है फूड पार्टिकल्स, तो उसका डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है एंजाइम सिक्रीट करके। उसके बाद वो क्या करता है, उसमें जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करके फूड पार्टिकल्स को साइटोप्लाज्म में भेज देता है। साइटोप्लाज्म में भेजने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा या फिर काम की चीज़ें नहीं है, उसको वो क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है। यही क्या है, एमीबा का होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अब हम बात करते हैं पैरामीशियम की। इसमें बस की पॉइंट्स हमें सूडोपोडिया का याद रखना है कि सूडोपोडिया टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो उसको फूड कैप्चर करने में मदद करता है एंड मूवमेंट में भी। फूड वैक्यूल्स वो जगह होता है जो क्या होता है, फूड पार्टिकल्स को देखने के बाद बनता है। डाइजेशन क्या होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि सेल के अंदर में होता है, बाहर में नहीं। जो फूड वैक्यूल्स बनता है वहीं पे वो एंजाइम सिक्रीट करके स्टार्ट किया जाता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो न्यूट्रिशन वगैरह को फूड वैक्यूल्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इजेशन क्या होता है, जो भी अनवांटेड चीज़ होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब पैरामीशियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा एक चप्पल के शेप का होता है ना। और इसमें बस एक चीज़ अंतर है एमीबा से, कि एमीबा का कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं था, कहीं से भी फूड पार्टिकल्स का वैक्यूल्स बना सकता था और कहीं से भी निकाल सकता था। लेकिन इसका एक फिक्स्ड एरिया है जो है ओरल ग्रूव, है ना। ये ओरल ग्रूव वो पॉइंट होता है जहाँ से क्या करता है, पैरामीशियम अपने फूड को ऑब्टेन करता है, और एनल पोर जिसको हम साइटोपेज कहते हैं, ठीक है, वहाँ से फूड पार्टिकल्स जो अनडाइजेस्टेड है उसको बाहर निकालता है। यानी कि इजेस्ट कहाँ से करता है, ओरल ग्रूव से, ठीक है, और निकालता कहाँ से है, अनडाइजेस्टेड यानी वेस्ट मटेरियल को एनल पोर से, ठीक है। ये सीलिया जो है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये इसी की मदद से मूवमेंट करता है और अपने फूड पार्टिकल्स को पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कैप्चर करता है, ठीक है। ये जो फूड वैक्यूल्स है, अंदर में क्या है, एमीबा के भी फूड वैक्यूल्स होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके की फीचर्स की बात करें तो की फीचर्स में इसका मेन है सीलिया, जिसकी मदद से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से ये मूवमेंट भी करता है और अपने फूड को ऑब्टेन भी करता है। उसके बाद ओरल ग्रूव की बात करें तो वही बात, ओरल ग्रूव से ये फूड को कलेक्ट करता है। साइटोसोम जो है ये माउथ है, देख रहा होगा यहाँ पे हमारा क्या है, माउथ है, ठीक है, जहाँ से उसका डाइजेशन, फूड का डाइजेशन होता है, और एनल पोर से वो रिमूव कर देता है अनडाइजेस्टेड फूड को। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है हमारे, इसमें भी मैक्सिमम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसी टाइप का होता है, बस हमें इस दो के बारे में जानना होता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। होलोजोइक न्यूट्रिशन ही शो करते हैं हमारे कौन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी। इसका भी क्या होता है, इंजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब करने के बाद वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।